Good morning. This is for BSc Part 3rd. We'll start with Inorganic Chemistry, Chapter 1st, that is Hard and Soft Acids and Bases. Dear students, the page you are seeing, I will explain it to you. This is about acids and bases, advanced theory. As we all know, and we have gone through in the previous classes, an excellent example of progression of knowledge in the form of consecutive theories developed in an attempt to understand acid-base behavior. एसिड बेस बिहेवियर को समझने के लिए पिछली क्लासेस में हमने एसिड्स और बेसिस के बारे में बहुत सारी थ्योरीज जो एक के बाद एक आती गई उनके बारे में पढ़ा है। कभी भी कोई एक नई थ्योरी तब निकलती है जब पहले से उपस्थित थ्योरीज सिद्धांत किसी भी चीज़ के बारे में जो उपस्थित तथ्य हैं, जो ज्ञात तथ्य हैं, जिन्हें हम जानते हैं, उनको एक्सप्लेन करने में फेल हो जाती हैं या उनकी कुछ सीमाएं हमारे सामने आती हैं। जैसा कि हमने पहले ही देखा कि एसिड बेस बिहेवियर समझने के लिए बहुत सारी थ्योरीज जैसे कि बॉयल्स थ्योरी इन 1680, राउल थ्योरी इन 1774, लेवोजियर थ्योरी इन 1775 निकली। उसके बाद डेवी ने, लिबिग ने, आर्हेनियस ने, लॉरी ब्रांस्टेड ने समझाने की कोशिश की। उसके बाद सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट आया, फिर लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट आया और लास्ट में थोड़ा ज़्यादा सक्सेसफुल लुईस कॉन्सेप्ट आया। इस कड़ी में लुईस कॉन्सेप्ट आखिरी साबित नहीं हुआ। लुईस कॉन्सेप्ट जो कि ये कहता है कि एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स एंड बेसिस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स। ये लुईस कॉन्सेप्ट की भी कुछ सीमाएं सामने आईं, जिनमें से एक उसकी सीमा, उसकी लिमिटेशन, उसकी कमी ये थी कि ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा सिंपल कर दिया गया था, जनरलाइज कर दिया गया था। हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए समझने में इस सिद्धांत के होते हुए भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ठीक इसी समय केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, स्पॉन्टेनिटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस जिसको हम कहते हैं, उसको थर्मोडायनेमिक्स की मदद से भी समझाया गया। पर थर्मोडायनेमिक्स की मदद से किसी केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए कैलकुलेशंस करनी पड़ती थी और उसके लिए बहुत सारे डेटा की आवश्यकता होती थी जो कि हर समय उपलब्ध नहीं रहते थे। और इतनी सारी मैथमेटिक्स करके किसी केमिकल रिएक्शन के बारे में ये समझना कि वो रिएक्शन होगा या नहीं होगा एक मुश्किल काम था। इसीलिए केमिस्ट्स ने एक क्वालिटेटिव, गुणात्मक, एम्पायरिकल, संपूर्ण अप्रोच को ढूंढने की कोशिश की जिसकी मदद से हम ये पता कर सकें कि वो रिएक्शन कोई केमिकल रिएक्शन होगा या नहीं होगा। यहाँ पर लुईस कॉन्सेप्ट का सिद्धांत थोड़ा सा पीछे रह गया था और वो ये अच्छी तरह से नहीं बता पा रहा था कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। और इस प्रयास में कुछ वैज्ञानिकों के बेसिक काम के बाद आर.जी. पियर्सन ने एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड जिसको हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कहते हैं वो डेवलप किया। लुईस एसिड बेस रिएक्शंस को हम कोऑर्डिनेशन रिएक्शंस के रूप में देख सकते हैं। फॉर सम टाइम certain trends were being observed in the stability of metal complexes by coordination chemists। कुछ समय तक हम मेटल कॉम्प्लेक्सेस के कोऑर्डिनेशन के बारे में जब पढ़ रहे थे तो कुछ ट्रेंड्स देखने को मिले। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जब हम देख रहे थे कि कौन सा मेटल किस लिगेंड के साथ किस तरह से स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जब हम ये कोशिश कर रहे थे तब कुछ ट्रेंड्स देखने को मिले। किस तरह के ट्रेंड्स? उदाहरण के लिए कि कोई एक पर्टिकुलर लिगेंड है तो वो किस मेटल के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना पाएगा, ये बात मेटल कॉम्प्लेक्स के साइज़ और चार्ज पर निर्भर करती देखी गई। For example, with dye-positive metal ions,
द्विधनात्मक धातु आयनों के साथ ये देखा गया कि बेरियम सबसे कम स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना रहा था एक पर्टिकुलर लिगेंड के लिए। इसकी सीरीज़ बढ़ते स्थायित्व के क्रम में कुछ इस प्रकार थी कि बेरियम दोनों सब डाई पॉजिटिव हैं, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, जिंक और सबसे ज़्यादा कॉपर का स्थायित्व पाया गया। इस ट्रेंड को ऑब्जर्व करने की कोशिश की गई। यशी स्टॉप करना है, दूसरा पेज दिखाना है।